गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चलिए क्लास 10 का बोर्ड का पेपर आज हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसा कि ये 2024 का बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन पेपर है। ये जो है सेट नंबर 1 है, जिसका क्वेश्चन पेपर कोड है 311, है ना। तो देखते हैं हम लोग जो है सारे सेट को हम लोग करेंगे। तो सेट नंबर 1 को हम लोग देखते हैं, फिर सेट नंबर 2 और सेट नंबर 3 जो 2024 में पूछे गए प्रश्न है उसको हम लोग जो है आज हम लोग उसको प्रैक्टिस सेट के तौर पर रखते हैं। चलिए देखते हैं 2024 में किस तरह का क्वेश्चन आया था। जैसा कि इसका आपको पता ही होगा, जो जनरल इंस्ट्रक्शन है टोटल 38 क्वेश्चन आते हैं, 80 मार्क्स का पेपर होता है। सेक्शंस आपको पता ही होंगे, ए बी सी डी और ई सेक्शंस होते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको हम बता चुके हैं, सॉरी ये 10th का हम लोग नहीं किया है, क्लास जो है 11th के लिए हमने जो है जनरल इंस्ट्रक्शन आपको बताए थे। तो क्लास 10 के लिए भी सेम ही है, जो है इसमें 5 सेक्शन होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन ई। जैसा कि आपको पता होगा कि सेक्शन जो हमारा ए है ना, सेक्शन ए जो है 20 क्वेश्चन रहते हैं। एक मिनट वेट कीजिए, थोड़ा सा देख लेते हैं कि वीडियो रिकॉर्डिंग पे है या नहीं, है ना। जैसा कि ठीक है, ये वीडियो जो है रिकॉर्डिंग पे जा रहा है। तो सेक्शन ए में जो है 20 क्वेश्चंस होते हैं, आपको पता है एमसीक्यू के लिए। और एमसीक्यू के लिए जैसे ही 20 क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन नंबर हमारा 19 और 20 है वो आपको असर्शन बेस्ड क्वेश्चन होता है, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन होता है। ऐसे आप लोग जो है सैंपल पेपर सॉल्व किए ही होंगे और प्रैक्टिस पर आपने रखा होगा। तो बहुत सारे सैंपल पेपर का प्रैक्टिस सेट बनाए हैं, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे जो बोर्ड का पेपर आया हुआ है उसको भी एक बार हम लोग देख ले, ताकि आपको लेवल पता चल जाए किस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। सेक्शन बी वाले में जो है शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वो 21 से 25 नंबर क्वेश्चन रहता है, और ये हमारा जो है 2 मार्क्स का रहता है। साथ ही साथ 26 से 31 जो क्वेश्चन नंबर के हैं उसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, और 32 से 35 जो है लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस किए जाते हैं। ये 4 क्वेश्चंस आपका जो है 31, 32, 33 और 34 और 35, सॉरी 5 क्वेश्चंस हो गए, है ना। 32, 33, 34 एंड 35, 4 क्वेश्चन। तो 4 क्वेश्चन आपका जो है 5 मार्क्स करके होता है। और साथ ही साथ सेक्शन ई वाले पार्ट में 36, 37 और 38 जो कि एक केस बेस्ड वाले टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें सब पार्ट भी होते हैं, 1 मार्क्स, 1 मार्क्स और 2 मार्क्स, है ना। जैसे अगर 36 की बात किया जाए क्वेश्चन नंबर में, तो केस स्टडी को पढ़ने के बाद 1 मार्क्स, 1 मार्क्स और 2 मार्क्स, और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में किसी किसी और में रहता है। तो टोटल 3 क्वेश्चन आपको बनाने रहते हैं जो 4 नंबर के लिए होते हैं, है ना। तो 36 भी 4 नंबर का क्वेश्चन, 37 भी 4 नंबर का और 38 भी 4 नंबर का। तो सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए वाले पार्ट को हम लोग कोशिश करते हैं डील करने का, जो कि है 20 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, है ना। तो सेक्शन ए वाले पार्ट में क्वेश्चंस को हम लोग लेते हैं, देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस को दिया गया है, और किसी बच्चे ने जो है अपना आंसर किया होगा ये, तो हम लोग देखते हैं वो मार्क्स किस प्रकार का आया होगा उसका। तो जैसा कि पहला नंबर क्वेश्चंस अगर हम लोग ले, तो पहला नंबर क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार है। पहला नंबर क्वेश्चंस, इसको हम लोग जो है पेज पर ले आते हैं। 1 मिनट वेट कीजिए, ये शायद सिस्टम जो है सिस्टम पे आ जाएगा। 1 मिनट। जैसा कि इसको हम लोग क्रॉप कर लेते हैं। कहाँ चला गया? अभी आया, ये क्रॉप करने का थोड़ा सा फर्स्ट टाइम है, इसीलिए यहाँ से हम लोग क्रॉप कर लेते हैं। आप लोग को ये ध्यान में रखना है, क्वेश्चन पेपर जो आप सॉल्व करें तो 3 घंटे का पेपर होता है, इसके अनुसार आपको जो है टाइम सेट करके आपको प्रैक्टिस करना है, और 3 घंटे में पेपर आपको डील कर लेने हैं। तो जैसा कि पहला नंबर क्वेश्चन आ चुका है, देखते हैं ये क्या क्वेश्चन है।
ये आपके पास क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस के रूट 2x प्लस 1 इज रूट 2। मतलब आपको पूछ रहा है कि इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, सम ऑफ द जीरोस कहने का मतलब क्या हो गया कि आपका अल्फा बीटा जो है वो आपसे पूछा जा रहा है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो है, एक मिनट थोड़ा सा इसको हम लोग ले आते हैं। सम ऑफ जीरोस का वैल्यू आपके पास रूट 2 दिया हुआ है ना। इस पॉलिनोमियल का जो भी सम होगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रूट 2 दिया है, तो हमें पूछ रहा है कि के का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग लें तो पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है, पी एक्स जो है वो है 2x स्क्वायर माइनस के रूट 2x प्लस का 1, है ना। ये हमारा पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, है ना, ये हम लोग को पता है, ये होता है हमारा माइनस बी बाई ए। दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये होता है ना। तो अल्फा प्लस यानी कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय, नेगेटिव में होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहां पर कोफिशिएंट करने का मतलब देखिए, यहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, दैट मीन्स ए का वैल्यू जो है 2 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है। एक्स का कोफिशिएंट जो हमारा है, जो कि हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं बी से, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस के रूट 2 और कांस्टेंट टर्म के रूप में हमारे पास 1 है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कांस्टेंट टर्म, ये आप लोग पहले निकाल के रख लें। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्वेश्चन में रूट 2 दिया हुआ है, उसको पुट कर दिए। माइनस का माइनस बी का वैल्यू हो गया हमारे पास माइनस के रूट 2 डिवाइड बाई ए का वैल्यू, दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना है 2 है। तो जैसा कि ये माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो गया, यानी के रूट 2 बाई 2, और इस साइड से हमारे पास कितना आ गया रूट 2। आपको पता होगा कि 2 को अगर हम लोग इसको ब्रेक करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट 2 इंटू का रूट 2, और इस साइड भी हमारे पास क्या है रूट 2। तो एक रूट 2 से एक रूट 2 कैंसिल हो गया, और हमारे पास जो है यहां हमारे पास के का वैल्यू आ गया, ये तो रूट 2 था ही, और साथ में ये रूट 2 जो है क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के एक रूट 2 और आ गया, यानी के का वैल्यू जो है हमारे पास आ गया रूट 2 इंटू रूट 2, दैट मीन्स 2, है ना। तो किसी बच्चे ने पेपर में आंसर सही किया है, बी ऑप्शन लगाया है, जो कि जो कि के का वैल्यू 2 है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का जो है सॉल्यूशन हो गया। इसको हम लोग कोशिश करेंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन देने का, ताकि आपको जो है सारे चैप्टर जिस प्रकार आपने पढ़ा है वो रिवीजन का तौर पर इसको ला पाए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास होगा, चलिए निकाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। एक मिनट, इसको नेक्स्ट पेज बढ़ा लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्रॉप करके ले आते हैं सीट पे, फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 प्रोबेबिलिटी से है। प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन काफी आसान होता है। जैसा कि क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी में दिया हुआ है, क्वेश्चन जैसा आपको लिख रहा है कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लेयर विनिंग ए गेम इज 0.79, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज लॉसिंग द सेम गेम, है ना। मतलब जीतने का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 0.79, आपको हारने का प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है। तो हम लोग को पता होगा, प्रोबेबिलिटी में हमने पढ़ा है कि किसी इवेंट का होना और उसके नहीं होने का सम कितना होता है,
1 होता है ना। यानी जीतने का जो प्रोबेबिलिटी है प्लस हारने का प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा, 1 होगा। तो उसके कॉन्सेप्ट से हम इन लोग को बनाएंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फॉर्मूला जो हमारा होता है वो होता है किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी का होना। जैसे मान लेते हैं कि इवेंट हमारा जो है क्या है, विनिंग है ना, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लेयर विनिंग ए गेम। तो विनिंग गेम के जीतने के प्रोबेबिलिटी जो है वो दिया हुआ है 0.79 है ना। और हमसे पूछा जा रहा है कि उसके हारने का, लॉस होने का मतलब है कि उसका हारने का चांसेस हमसे पूछा जा रहा है। तो ये हमसे पूछा जा रहा है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि किसी इवेंट का होने का और उस इवेंट का नहीं होने का सम जो है वो 1 होता है। यानी जीतने का जो सम है, जीतने का जो प्रोबेबिलिटी है और हारने का प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा, 1 होगा। तो हमारे पास जीतने का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 0.79, हारने का निकालना है यानी PE नॉट निकालना है। तो PE नॉट का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 0.79। अब इसको सब्ट्रैक्ट अगर हम लोग कर लेते हैं तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास 0.3 आ जाएगा ना। 0. यहां से 1 अगर आप यहां देख लीजिए है ना, इसको अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे 79, तो बच्चे जो है सब्ट्रैक्ट करने में भी कभी कभी गलती कर देते हैं और ऑप्शन आपका दोनों दिया हुआ रहता है, इसलिए आपको ध्यान में रखते हुए सब्ट्रैक्ट करना है। 10 में से 9 गया तो 1 आया, 9 में से 7 गया तो 2 आया, पॉइंट इधर हो गया आपके पास 0 क्योंकि कैरी किए थे। तो हमारे पास जो है जीतने का जो चांसेस आया वो 0.21% हुआ। ठीक है, तो बच्चे ने यहां पर भी सही टिक लगाया है 0.21%। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। बच्चे एग्जाम में आपको जो ये भी ध्यान में रखना है कि टाइम जो है आपको 20 क्वेश्चन जो है कोशिश कर लेना है कि ये हाफ एन आवर में जो है आप कंप्लीट कर लो, ताकि आपको जो है प्रॉपर टाइम मिल जाए आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और सही से आप जो है आंसर कर पाओ। साथ में आपके पास कुछ इतना टाइम बचना चाहिए जो आप रिवीजन के तौर पर कुछ रख लो। ठीक है, तो ये आपको टाइम मैनेजमेंट जो है वो रखना पड़ेगा। हम लोग क्वेश्चन आगे 3 पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 पर अगर हम लोग देखा जाए तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या दिया हुआ है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर है। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है ना, जहां पर a कैन नॉट बी 0 आर रियल एंड इक्वल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू। तो जैसा कि आप नेचर ऑफ रूट्स पढ़े होंगे, तो हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास गिवन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है ना। जहां पर आपको पता है a के जगह पर a है, b के जगह b है और c के जगह c है। a यानी कोफिशिएंट ऑफ x² के जगह हमारे पास a है, कोफिशिएंट ऑफ x b के जगह b है और कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म के जगह c के जगह c है ना। यानी a b c का वैल्यू a b c है। अब हमें नेचर ऑफ रूट्स में हमने पढ़ा है कि रियल एंड इक्वल होने के लिए क्या कंडीशंस होते हैं, है ना। रूट्स जो हैं, रूट्स आर यहां पर दिए हुए हैं रियल एंड इक्वल। तो रूट्स रियल और इक्वल का कंडीशन है कि d इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, आपके पास 0 होना चाहिए। तो हमसे क्वेश्चन पूछा था इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन हमारे पास दिए हुए हैं, जहां पर हमेशा ये याद रखना है कि कोफिशिएंट ऑफ x² कभी 0 नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है कि अगर x² के टर्म्स को अगर हम लोग 0 कर दें तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। इसीलिए वो कंडीशन आपको दिया हुआ है a कैन नॉट बी 0। तो यहां हमसे पूछा गया है, तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू, इनमें से क्या सही होगा। तो यहां पर
रियल एंड इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स के लिए जो है, अनइक्वल के लिए डी इज ग्रेटर देन जीरो होता है ना, इक्वल के लिए होता है डी इक्वल टू जीरो, है ना, डी इक्वल टू जीरो। तीन कंडीशंस होते हैं, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग अगर रूट होता है तब उस कंडीशन में डी का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होता है। रूट्स अगर रियल हो और जीरो हो तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, नेचर ऑफ रूट्स में डी का वैल्यू हम लोग जीरो लेकर के चलते हैं, डी यानी डिस्क्रिमिनेंट, है ना। और एक कंडीशन होता है कि डी का वैल्यू अगर लेस देन जीरो हो जाए तो रूट्स रियल नहीं होते हैं, है ना, तो उस कंडीशन में हमारा सॉल्यूशन नहीं निकल पाता है। तो ये आपने पढ़ा होगा। तो यहां पर डी यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जीरो है। तो क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर जाए तो फिर ए का वैल्यू ए है, बी का वैल्यू बी है और सी का वैल्यू सी है। तो यहां से हमें ऑप्शन को देखना है कि इसमें जो है एसी का वैल्यू हर जगह निकाला गया, यहां भी एसी है, यहां भी एसी है, और एक जगह ए का वैल्यू निकला है, एक जगह सी का वैल्यू निकला है। तो कोशिश करेंगे हम लोग एक साइड में क्या करें, एसी को रख दें, है ना। तो यहां से अगर 4ac उसको इक्वल को साइड लेके जाएं तो 4ac आ गया और बी स्क्वायर प्लस में आ गया, है ना, ये बी स्क्वायर प्लस में आ गया। तो AC का वैल्यू, क्या ऐसा कहीं वैल्यू है AC इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 4, है ना, AC इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 4, तो ऑप्शन सी में है, यानी जो है ये हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है और इस कंडीशन में ऑप्शन सी हमारे लिए करेक्ट होगा, है ना। अगर हम लोग सी का वैल्यू, जैसे कि सी का वैल्यू निकाला हुआ है, अगर सी का वैल्यू निकालेंगे तो क्या बी स्क्वायर बाई 4 अगर हम लोग सी का वैल्यू निकालते हैं तो बी स्क्वायर बाई 4a आ जाएगा, जो कि कहीं कहीं ऑप्शन में हमारे पास नहीं है। उसका मतलब जो है करेक्ट ऑप्शन हमारे पास AC इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 4 ही आएगा, बाकी किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो इस तरह करके जो है क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोग नेचर ऑफ रूट्स से था, इसको आप लोग प्रैक्टिस पर रखें। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि एपी से है आपका। चलिए क्रॉप कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़े। थोड़ा सा इसका प्रिंटिंग ठीक से नहीं आया होगा, क्वेश्चन पेपर का लिया हुआ है, ये PDF फॉर्मेट में जो है नहीं है। चलिए, क्वेश्चन है हमारा कि इन एन एपी इफ द फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 7, a का वैल्यू हमारे पास 7 है, nth टर्म यानी an का भी वैल्यू दिया है 84, एंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स का सम भी दिया हुआ है, Sn का वैल्यू दे दिया है। तो हमें कैलकुलेट करके बोल रहा है कि n का वैल्यू क्या होगा, यानी n का इनमें से क्या ऑप्शन होगा। तो इसे भी हम लोग कैलकुलेट पर लाते हैं, कैलकुलेशन करके देखते हैं कि n का वैल्यू हमारे पास क्या आने वाला है। चलिए थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग यहां पर ध्यान दें तो यहां आप देख सकते हो कि एपी आपको पता ही है, एपी क्या होता है, एपी का कॉन्सेप्ट क्या होता है ये आपको पता होगा, है ना। उसमें कॉमन डिफरेंस जो भी हमारा जो है सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस क्या होगा, वो हर जगह हमारा बराबर होता है। तो इस एपी में जो हमारे पास एपी दिए हुए हैं, ठीक है, इस एपी में फर्स्ट टर्म यानी ए का वैल्यू, फर्स्ट टर्म यानी ए का वैल्यू हमारे पास गिवन दिया हुआ है 7, है ना। साथ ही साथ जो है nth टर्म यानी an का वैल्यू दिया हुआ है 84, ठीक है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी इसका वैल्यू हमारे पास 84 दिया हुआ है। और जैसा कि a आपको पता है, a का वैल्यू हमारे पास क्या है, 7 है। तो यहां पर अगर हम लोग a का वैल्यू इसमें 7 पुट कर देते हैं तो यहां पर कौन सा वैल्यू, d का वैल्यू तो हमारे पास गिवन है नहीं, तो n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 84, यानी देखा जाए तो n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू जो है वो 84 में से 7 को अगर सब्ट्रैक्ट कर लें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 77 आ जाएगा, है ना, 77 आ जाएगा, 77, यानी ये किसका वैल्यू आया, n माइनस 1 इंटू डी, ये 77 आया। और कहीं ना कहीं जब Sn का फॉर्मूला आप यूज करोगे तो n माइनस 1 इंटू डी
हमारे पास मौजूद होता है, तो इसका वैल्यू हम वहां पर पुट कर देंगे, है ना। नाउ जो हमारे पास क्वेश्चन में उसी एपी का एन टर्म्स का सम दिया हुआ है, यानी एस एन का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास 2093 डिवाइडेड बाई 2। तो एस एन का फॉर्मूला भी आपको पता होगा, एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यही कह रहे थे कि एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू हम डायरेक्ट यहां से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, है ना। और 2093 बाई 2, तो यहां से हम लोग इसका वैल्यू आप देख सकते हो हमारे पास इक्वेशन 1 से मिल जाएगा। बाकी वैल्यू का आप पुट कर लें। देखिए प्रोडक्ट में है तो आप दोनों साइड से 2 को कैंसिल कर सकते हैं। ये पूरे ये वाला पार्ट और ये वाला, ये प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लाई में होता है। तो जब ये पूरा सिंगल, अभी फिलहाल एक ही टर्म इसको काउंट करेंगे क्योंकि प्रोडक्ट के फॉर्म में इधर भी सिंगल टर्म है, तो यहां से हम लोग डिनोमिनेटर को कैंसिल कर सकते हैं, है ना। तो यहां से हमारे पास आ गया n, ये आ गया 2a, और इसका वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट करेंगे तो 77 आ जाएगा, है ना, क्योंकि n माइनस वन इंटू डी का वैल्यू 77 हम लोग कैलकुलेट करके रखे हुए हैं, इक्वल टू 2093। ठीक है, 2093। हमें n का वैल्यू निकालना था, तो कैलकुलेशन पर हम लोग जो है अब फाइनली हम लोग क्या करेंगे, अच्छा a का वैल्यू जैसे 2a है तो a का वैल्यू अभी हमें पता है, फर्स्ट टर्म का वैल्यू है ना 7 है, तो सारे नंबर हमारे पास आ गया। अब n का वैल्यू हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां से अगर हम लोग पुट कर दें 7 प्लस 7 इंटू 77 इक्वल टू 2093, तो यहां अगर कैलकुलेट कर दें तो ये 14 प्लस 77 है ना, तो ये हो गया 14 और 77, अगर इसको कैलकुलेट कर लें तो हो गया 7 प्लस 4 11, कैरी 1 8 और एक 9, है ना, तो 91 हुआ। इसका वैल्यू कितना आ गया 91, ये आ गया 2093। ठीक है, अब इसको 91 से सिर्फ डिवाइड कर दीजिए, आपका काम बन गया। n का वैल्यू कितना आ जाएगा 2093 डिवाइड बाई 91। ठीक है, और ये आप कैलकुलेट करोगे जैसा कि, तो इसको जब कट करोगे तो आप 23 टाइम्स में ये कट हो जाएगा। ये आप कैंसिल कर सकते हो, है ना, ये कैंसिल करोगे तो n का वैल्यू हमारे पास 23 आ जाएगा। ऑप्शन वाले क्वेश्चन में आप चेक कर सकते हो भाई 22 आएगा, 24 आएगा, 23 आएगा, क्या आएगा, तो डायरेक्ट आप जो है ये अप्लाई कर सकते हो। यानी 91 को मल्टीप्लाई करके आप देख लो 22 टाइम्स में क्या आ रहा है या नहीं, 24 टाइम्स में, है ना, तो अगर आप डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हो। तो ये 23 टाइम्स में आप चेक करके देखो तो ये आ जाएगा, है ना। यानी अगर आपको देखना है तो 91 इंटू 23, 91 इंटू 23, 91 इंटू 23 आपको दिखा देते हैं आप 91 इंटू 23, तो ये आ जा रहा है 2093, है ना, जो कि हमारा न्यूमरेटर पार्ट वाले पार्ट में था 2093, है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा 23 टाइम्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की ओर बढ़ते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, थोड़ा सा इसको हम लोग आगे, इसको हम लोग पेज को आगे कर लेते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस तो हर बार देखा गया है, पूछा गया है बोर्ड के पेपर में, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप जो है प्रैक्टिस पर रखें। यहां है कि इफ टू पॉजिटिव इंटीजर p एंड q एक्सप्रेस एज, p का भी वैल्यू दिया हुआ है और q का भी वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है ना, तो p और q का वैल्यू दिया हुआ है, वेयर a b आर प्राइम नंबर्स, एलसीएम पूछा जा रहा है ना, ये जो दो नंबर है p और q, p का वैल्यू जो है हमारे पास और q का, तो एलसीएम वाले पार्ट में आपको जो है हमें सॉल्यूशन करना है, एलसीएम बताना इनमें से क्या होगा। तो एलसीएम वाले पार्ट आपको पता होगा, वेरी इजी क्वेश्चन है ये। p का वैल्यू आपके पास हो गया 18a स्क्वायर b स्क्वायर, और q का वैल्यू हमारे पास है, तो ऐसा करते हैं हम लोग जो है p का, सॉरी यहां पर है हमारे पास b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू 4 है ना,
बी का वैल्यू 4 है। तो इसको अगर हम लोग ब्रेक कर ले, तो ब्रेक करें तो ये इसका फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3, 6 हो गया, और 6 इंटू 3 यानी 2 इंटू 3 आएगा, यानी है ना 18 का कैलकुलेशन हो गया ये। और आपको ये जैसे पता है कि a है इंटू a है फैक्टर मेथड से, और b कितना टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो 4 टाइम्स हो गया हमारे पास इसका p का वैल्यू, ये हमने फैक्टर कर दिया इसका। उसी तरह करके आप q का वैल्यू देख लो, q का वैल्यू क्या है, q का वैल्यू है 20a³ और b²। तो इसको अगर ब्रेक करेंगे 2 इंटू 2, ठीक है, कितना हो गया 4 इंटू 5, 20 आ गया। और फिर आप a है 3 टाइम्स और b है 2 टाइम्स। तो आपका एलसीएम वाला जो पार्ट होता है पी क्यू का, वो हम लोग कैसे निकालते हैं, जो सबसे पहले कॉमन वाला पार्ट है उसको आप लिख लें, फिर बचे हुए पार्ट को आप क्या करें, मल्टीप्लाई में रख दें। तो कॉमन वाला पार्ट जैसे हमारे पास ये 2 है, ठीक है, फिर आप देख सकते हो 3 भी है, 3 नहीं है, सॉरी 3 नहीं है ना, 3 हमारे पास कॉमन वाला पार्ट में नहीं है, 2 है, उसके बाद 2 इंटू 5, तो सिर्फ 2 कॉमन में आ रहा है। उसके बाद वाले में देख लीजिए कोई नंबर हमारे पास कॉमन नहीं है। a कितना टाइम्स कॉमन है, ये आ गया हमारे पास, a जो है 2 टाइम्स कॉमन है, 2 टाइम्स है ना, और b भी कितने टाइम्स कॉमन है, b हमारे पास जो है इसमें भी 2 टाइम्स कॉमन है। तो सबसे पहले हम लोग कॉमन वाले पार्ट को लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 2, इधर वाले में हो गया a, फिर एक बार आ गया a, फिर आ गया हमारे पास b, फिर आ गया b। ये कॉमन वाला पार्ट होगा। अगर एचसीएफ हमें निकालना रहता तो इसका वैल्यू हमारे लिए एचसीएफ दे देता, लेकिन एलसीएम वाले पार्ट में क्या करना है, फिर एलसीएम वाले पार्ट में जो आपके पास बचा हुआ पार्ट है उसको भी मल्टीप्लाई के तौर पर आपको रखना है ना। तो मल्टीप्लाई के तौर पर अगर हम लोग रखेंगे तो आप देख सकते हो यहां से आपका 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई में है, और यहाँ पर 2 इंटू 5 भी मल्टीप्लाई में है ना। तो यहां पर मल्टीप्लाई में नंबर्स को पहले रख दें, 3 इंटू 3 और 2 इंटू 5, ठीक है, ये वाला हमारा कॉमन वाला पार्ट हो गया। उसके बाद यहां पर b जो है 2 टाइम्स बचा हुआ है, तो b इंटू बी, और यहां पर हमारे पास बचा हुआ है a 1 टाइम्स a। तो ये सारे नंबर जो है, जो कॉमन वाला पार्ट हमने पहले आपको बता दिया, कॉमन वाला पार्ट हमारे पास कहां से कहां तक था, 2 कॉमन था, a इंटू a कॉमन था, है ना, और b इंटू बी भी कॉमन था, इतना कॉमन वाला पार्ट था। और बचा हुआ रेस्ट ऊपर वाले से नीचे वाले से अगर हम लोग कैलकुलेट के तौर पर मल्टीप्लाई हमको करना है तो कंप्लीट हमारे पास सॉल्यूशन क्या आया, कंप्लीट हमारे पास सॉल्यूशन जो आया इसको हम लोग देखते हैं। नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई पे लाते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, ये नंबर आ गया। ए काउंट कर ले कितना टाइम से, 1 2 3, है ना, तो ये हो गया a का पावर 3, b कितने टाइम से, 1 2 3 4, तो हमारे पास आ गया b का पावर 4। ये डिटेल मेथड हुआ है ना, इसका शॉर्ट भी तरीका है, आप शॉर्ट मेथड भी यूज करके, मतलब जो पावर जिसका ज्यादा है ना, इसको सॉल्व करते पहले हम लोग तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम लोग क्या आया। तो यह 5 इंटू 2 कितना आ गया, 10, 10 इंटू 3 30, 30 इंटू 3 90, 90 इंटू 2 यानी 180, ये 180 आ गया। a का पावर कितना आया, a का पावर 3 आया, और b का पावर कितना आया, 4 आया, यानी कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे पास आ गया 180, a का पावर 3, b का पावर 4। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, है ना। तो यहां से आप ऐसे भी समझ लीजिए कि आपके पास जब हम लोग एचसीएफ निकालते हैं तो छोटे वाले नंबर जो कॉमन होता है वो आता है, और एलसीएम में क्या होता है, जो बड़े वाले पार्ट है ना, जैसे जैसे a स्क्वायर है और यहाँ a क्यूब है, तो आप देख सकते हो a क्यूब सोल्यूशन के तौर पर आया, यहाँ b स्क्वायर है और यहाँ b का पावर 4 है, तो बड़े वाले वैल्यू आया b का पावर 4। ये आपको इसलिए हम समझा दिए कि आप जब सॉल्व करो तो आपके माइंड में सेटअप होना चाहिए एलसीएम का भी कॉन्सेप्ट और एचसीएफ का भी कॉन्सेप्ट। अगर इसी क्वेश्चन में अगर हमारा एचसीएफ पूछ लेता, अगर एचसीएफ पूछ लेता
तो उस कंडीशन में हमारा सॉल्यूशन यहां से यहां तक होता है ना, यानी आ जाता 2a² b² आ जाता। अगर HCF पूछता तो इतना पार्ट आपको फिर करना पड़ता, कॉमन वाला पार्ट, और एलसीएम में सारे का क्या आ जाता है, प्रोडक्ट आ जाता है। कॉमन वाला पार्ट आपको 1 टाइम से लिखना है और बाकी जो प्रोडक्ट के रूप में बचे हुए हैं वो सारा मल्टीप्लाई के तौर पर ले आना है। तो ये 5 क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू हुआ। नेक्स्ट हम लोग पहले हम चेक कर लेते हैं इसका वीडियो किस प्रकार आ रहा है, ताकि जो है आगे हम लोग 5 क्वेश्चन और आगे बढ़ेंगे और इस तरह करके जो है वीडियो बड़ा ना हो जाए, छोटे छोटे वीडियो में पार्ट में करते हुए ये क्वेश्चन पेपर को हम लोग पूरी तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करें। थैंक यू।